तो चलिए स्टूडेंट, लेकर आया हूँ एक और इंटरेस्टिंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस चैप्टर को, और ये जो है वो सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास आपने नहीं भी देखी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वो केवल एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें हमने लाइफ प्रोसेस क्या होती है और क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ना है थ्रू आउट द चैप्टर, वो हमने सीखा था। अब जो मेन टॉपिक है वो इस क्लास से स्टार्ट हो रहा है, और अब से जो आगे वाली क्लासेस आएंगी उनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, वरना आपको टॉपिक्स जो है वो समझ में नहीं आएंगे। देखिए, आज का जो हमारा क्लास का टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन जो है वो एक फर्स्ट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस भी है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था 4 मेजर लाइफ प्रोसेस चैप्टर में कवर करेंगे हम। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, देन एक्सक्रेशन। उसमें जैसे वो फर्स्ट जो लाइफ प्रोसेस है वो आती है हमारी न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले सवाल आएगा कि सर न्यूट्रिशन क्या है। तो बिल्कुल इजी डेफिनेशन के अंदर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसको आप यूँ समझ सकते हो कि एक ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है, उस इनटेक करने वाली प्रोसेस को बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। अब क्वेश्चन बनेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म फूड इनटेक क्यों करता है, मतलब खाना क्यों खाता है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबको पता है कि सर उसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी को फुलफिल करने के लिए वो फूड इनटेक करता है। इसको आप यूँ भी समझ सकते हो कि देखो, कोई भी मशीन जब रन करती है तो वो एनर्जी पर वर्क करती है। सबसे पहले कोई भी मशीन, अगर आप किसी भी मशीन से काम करवाना चाहते हो कुछ, तो उस मशीन को चलने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ऐसे ही मान लो कि जो हमारी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी अपने आप में एक मशीन है, और ये जो बॉडी कोई भी अगर ये फंक्शन कर रही है तो उसको सबसे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। और ये एनर्जी जो है ये फुलफिल होती है हम जब फूड खाते हैं। तो फूड अल्टीमेटली हम क्यों खा रहे हैं, क्योंकि हम एनर्जी की डिमांड को फुलफिल करना चाह रहे हैं। और एनर्जी क्यों चाहिए बॉडी को, क्योंकि जो हम डेली लाइफ में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं ऑर्गेनिजम्स में भी पर्टिकुलरली ह्यूमन की बात करूं, तो ह्यूमन बॉडी में एट अ टाइम मल्टीपल फंक्शंस जो हैं वो चल रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जब आप पढ़ रहे हो तो आपकी आंखें जो हैं वो देखने का काम कर रही है, कान जो है वो सुनने का काम कर रहे हैं, फिर इस पूरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा रहा है ब्रेन के अंदर वाया नर्वस सिस्टम। उसके बाद में इसके ऊपर प्रोसेस की जा रही है कि ये डेटा जो है वो किस काम का है। इसके अलावा आपका हार्ट बीट कर रहा है, ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा है, हो सकता है कि ग्लैंड जो है वो हार्मोन सीक्रेट कर रही होंगी, डाइजेशन चल रहा होगा। इतने सारे काम एट अ टाइम ह्यूमन बॉडी में चल रहे होते हैं। और ये जस्ट ह्यूमन बॉडी नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी बॉडी में मल्टीपल फंक्शंस एक टाइम पर हो रहे होते हैं। तो उन सभी फंक्शंस को परफॉर्म करवाने के लिए जो हमारी बॉडी होती है वो एनर्जी की डिमांड करती है, और ये एनर्जी की डिमांड होती है फुलफिल फूड से। और इसी फूड को हम जो खाने वाली जो प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब ये तो था बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इंट्रोडक्शन की न्यूट्रिशन है क्या। अब अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम चलें तो देखते हैं इसको क्या क्या इसके अंदर हमें बता रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है न्यूट्रिशन की। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू एनर्जी एंड यूटिलाइजिंग दिस एनर्जी फॉर ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड अदर लाइफ प्रोसेसेस। आई थिंक इसकी हिंदी मीनिंग आपको समझ में आई होगी कि इसमें मैंने लिख रखा है कि न्यूट्रिशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इनटेक करता है, फिर इस फूड को एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और ये जो एनर्जी होगी इसको फिर ऑर्गेनिज्म मल्टीपल यूजफुल वर्क के अंदर यूटिलाइज करेगा। फॉर जैसे आपका हो सकता है फॉर ग्रोथ, फॉर बॉडी डेवलपमेंट, फॉर मेंटेनेंस ऑफ सेल्स, और फॉर अदर लाइफ प्रोसेस। इन सब के अंदर वो इस एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर एक और वर्ड आ रहा है जो कि है आपका न्यूट्रिएंट। इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, दिस वर्ड इज न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्या है, तो जिस चीज को हम फूड बोल रहे हैं उसको ही साइंटिफिकली इस टॉपिक में न्यूट्रिएंट कहा गया है। तो न्यूट्रिएंट को आप कोरिलेट कर लेना फूड से, जहां पर भी न्यूट्रिएंट वर्ड आएगा उसका मतलब होगा फूड। तो इस न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, तो द मटेरियल विच प्रोवाइड एनर्जी टू द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट, और इनको सिंपल फूड भी बोलते हैं। तो ये भी बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन है कि न्यूट्रिएंट्स क्या हैं। न्यूट्रिएंट्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, उन्हें कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। अब जब हम न्यूट्रिएंट की स्टडी करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बेसिकली 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। मेजरली आपका 2 कैटेगरी में न्यूट्रिएंट को क्लासिफाई किया जाता है। इसमें फर्स्ट जो कैटेगरी बनती है वो बनती है आपका मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की। मैक्रो का मतलब होता है बेटा लार्ज स्केल। तो इसमें हम ये मान सकते हैं कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनमें हम उस फूड को काउंट करते हैं जो हमें लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी बनती है हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की।
माइक्रो वर्ड का मतलब होता है स्मॉल स्केल पर कोई काम अगर हो रहा है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब हो गया कि ह्यूमन जो हमारी बॉडी है वो स्मॉल स्केल में जिस न्यूट्रिएंट को डिमांड करती है उसको हम लिखते हैं आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट में। याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है कि जो ये जो वर्ड लिखे हैं ना मैक्रो और माइक्रो, इन दोनों का आपको मतलब याद कर लेना है। मैक्रो का मतलब होता है जब बात हो लार्ज स्केल के ऊपर, बात हो जब लार्ज स्केल की, यानी कि बड़े स्तर की जब बात होगी, तो एक ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड है वो सारा की सारा फूड जो है वो सारा की सारा न्यूट्रिएंट हम मैक्रो न्यूट्रिएंट में काउंट करेंगे। और माइक्रो का मतलब होता है जब बात हो स्मॉल स्केल की, यानी कि बहुत छोटे लेवल की। तो स्मॉल स्केल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर होते हैं वो आएंगे आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। अब क्वेश्चन बनेगा कि सर ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको हम इन दोनों कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर लिखा है जो हमारी फर्स्ट कैटेगरी बनी न्यूट्रिएंट्स में मैक्रो न्यूट्रिएंट की, उसमें मेजरली हम 3 चीज़ों को ऐड करते हैं, जिसमें से फर्स्ट चीज़ आती है आपकी कार्बोहाइड्रेट, ये नाम आपने सबने सुन रखा होगा। सेकंड जो है वो आता है आपके प्रोटीन्स आते हैं, और थर्ड जो आते हैं वो आपके आते हैं फैट्स। तो ये तीनों जो हैं हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में रिक्वायर्ड होते हैं। लार्ज अमाउंट, ऊपर लिख देता हूँ मैं रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। कौन कौन सी चीज़ें हैं एक बार याद कर लेना, ये 3 ही चीज़ें हैं मेनली, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। these these 3 आर काउंट इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद में अगर हम बात करें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, और माइक्रो का मैंने मतलब बताया था कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमें स्मॉल स्केल में रिक्वायर्ड है, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड है। तो इसमें हम 2 चीज़ों को काउंट करते हैं। फर्स्ट आते हैं आपके मिनरल्स, जो कि कहाँ से इनटेक होंगे, आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं, जो वाटर के थ्रू हम इनटेक करते हैं, यानी कि जब ड्रिंक पानी पीते हैं जब हम, तो उसके फॉर्म में हमें मिनरल्स जो है मिलते हैं हमारी बॉडी को। और दूसरे आते हैं हमारे विटामिन्स। तो मिनरल्स और विटामिन्स, विटामिन्स कैसे मिलेंगे आपको, जो आप वेजिटेबल और फ्रूट्स खाते हैं, ये आपके मेजर सोर्स होते हैं विटामिन्स के, ठीक है, वेजिटेबल एंड फ्रूट। तो मिनरल्स और विटामिन्स जो हैं वो काउंट होते हैं आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। तो यहाँ पर भी अपन लिख सकते हैं कि ये जो है हमें रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल अमाउंट में। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। तो ऐसे करके आपको कुल मिलाकर के अगर मैं बताना चाहूँ तो आपको टोटल 5 न्यूट्रिएंट के नाम याद रखने हैं। 5 हैं टोटल, ये 1 2 3। ऊपर वाले जो 3 हैं वो तो आएंगे मैक्रो की कैटेगरी में, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है। उसके बाद में 4th आएगा मिनरल, और 5th आएगा विटामिन्स, जो कि आपके माइक्रो होते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 5 याद कर लेना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसके बाद में मिनरल एंड विटामिन। फिर इन पांचों में 2 क्लास बना देना, ऊपर वाले 3 मैक्रो में आ जाएंगे, नीचे वाले 3 माइक्रो में आ जाएंगे, ठीक है। अब ये तो सारी की सारी बात हुई कि सर जो हम फूड ले रहे हैं, जो हमारा एनर्जी सोर्स है वो किस टाइप का है। तो 2 टाइप का मैंने सारा डिटेल में एक्सप्लेन किया। अब बात आती है कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस न्यूट्रिएंट को इनटेक कैसे करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग तरीके होते हैं न्यूट्रिएंट को बॉडी के अंदर इनटेक करने के। तो यहाँ पर ये चीज हम पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिएंट को गेन करते हैं या फिर बॉडी के अंदर आपका ऐड करते हैं। तो मेजरली यहाँ पर 2 क्लासेस बनती हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉप, जो आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं मैं अभी। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और दूसरे होते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ये दोनों नाम हमने 6th 7th में कई बार सुने भी हैं, जब हम प्लांट न्यूट्रिशन इन प्लांट और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करते हैं। तो 2 क्लासिफाई होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे, जो कि हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो 2 क्लास में क्लासिफाई कर दिए जाते हैं यहाँ पर। एक तो आते हैं आपके ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में, कुछ तो होते हैं आपके ऑटो, जस्ट अ सेकेंड, एक तो आते हैं आपके ऑटोट्रॉप्स, और दूसरी जो कैटेगरी बनती है वो बनती है आपका हेट्रोट्रॉप्स की। अब देखना ये है कि जो ऑटोट्रॉप्स होंगे और जो हेट्रोट्रॉप्स होंगे वो दोनों अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। तो ये जो ऑटोट्रॉप्स हैं ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे, और ये जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं ये हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे। अब वन बाय वन इनको डिटेल में समझेंगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। देखो सिंपल है, आपको याद भी आ रहा होगा, जो जिनकी मेमोरी अच्छी है उन बच्चों को याद भी आ रहा होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं उनको हम ऑटोट्रॉप्स में काउंट करते हैं, और
उन्हें उनके अंदर ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन चलता है। नाउ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? सो इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्ड इट्स ओन फूड। यही हमने पढ़ा था 6th और 7th में भी कि ऐसा ये क्या होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म खुद का खाना जो है वो खुद प्रिपेयर करता है। इन्हें कहा जाता है आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें मेजरली हम काउंट करते हैं जितने भी हमारे ग्रीन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी कर सकते हैं, और इनके अलावा कुछ अदर अदर बैक्टीरियाज भी होते हैं जो कि ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आते हैं और ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं। वहीं अगर हम बात करें हेट्रोट्रॉप्स की, तो हेट्रोट्रॉप्स हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डज नॉट सिंथेसाइज और डज नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ये वो क्लास है जिसमें ऑर्गेनिज्म खुद का खाना खुद बनाने में कैपेबल नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड होते हैं फूड की कमी को पूरा करने के लिए। तो इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि भाई ये जो क्लास है, ये जो ऑर्गेनिज्म की क्लास है जिनको हम हेट्रोट्रॉप्स कह रहे हैं, ये हेट्रोट्रॉप्स क्या हैं? खुद का खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करते। तो उनको उन उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो होगा? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनके अंदर फॉलो होगा। अब यहाँ पर हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है इसको फर्दर 3 क्लास में क्लासिफाई कर दिया जाता है। सेप्ट्रोफाइट्स आते हैं, पैरासाइटिक आते हैं और होलोजोइक आते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बताता हुआ चलूँ कि ये जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन्स आते हैं आपके होलोजोइक न्यूट्रिशन की कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा ये जो तीनों नाम है, सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स और होलोजोइक, इनको मैं कुछ देर बाद में डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बट उससे पहले यहाँ पर मैं आपको थोड़ा डिटेल में पहले लेकर के चलूंगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे प्लांट्स की, जस्ट प्लांट्स की बात करेंगे। और याद भी आ रहा होगा आपको कि जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सिंथेसाइज ऑफ फूड जो है वो चलता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ठीक है, तो यहाँ हम अल्टीमेटली पूरी बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की। अगर एनसीईआरटी के बुक को अगर आप फॉलो कर रहे हो, साथ ही साथ में आप रख के रखा करो जब क्लास ले रहे हो, तो उसमें आप देखोगे कि फोटोसिंथेसिस ही है इसके नेक्स्ट टॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जब बात स्टार्ट होती है प्लांट की, तो यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए पूरी। इसमें क्या क्या चीजें आती है देखो, इसमें जब फर्स्ट चैप्टर अगर आपने पढ़ा है केमिस्ट्री का, तो आप कोरिलेट करोगे कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखे जाते हैं इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, और ये जो लिखे जाते हैं राइट हैंड साइड में, ये सारे होते हैं आपके प्रोडक्ट। यहाँ पर मैं एक बार के लिए पी और आर से इनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब ये जो रिएक्टेंट्स होते हैं ये होते हैं आपके रॉ मटेरियल्स जो इनिशियल फेज में हमें चाहिए होते हैं। प्लांट्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये दोनों प्लांट को चाहिए एज अ रॉ मटेरियल। फिर प्लांट क्या करेगा, इन दोनों से खाना बनाएगा। पर केवल CO2 और H2O से काम नहीं चलेगा, इन दोनों के साथ साथ में दो और चीजें चाहिए होती है जिसके अंदर आती है आपका सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट तो नॉर्मल है, जो सब जानते हो कि सन से जो है वो मिलती है प्लांट्स को। अब ये जो क्लोरोफिल है बेटा, ये आता है आपका, ये एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है ये क्या होता है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके, जो कि एक तरीके की लाइट एनर्जी है, उसको एब्जॉर्ब करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और ये जो केमिकल एनर्जी होगी ये प्लांट की हेल्प करेगी इस प्रोसेस को पूरा फॉलो करने में। देखो अभी मेरे को आपको याद आ रहा होगा कि क्लास जैसे स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम पे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई भी जब मशीन वर्क करती है तो उसको वर्क करने के लिए सबसे पहले एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब वही बात प्लांट्स पर भी फॉलो लागू होती है। प्लांट्स जो हैं वो वर्क करेंगे फोटोसिंथेसिस करने का, यानी कि वो खाना बनाने का जब वो प्रोसेस करेंगे, किचन में जाकर के जब कोई काम करेगा तो उसको सबसे पहले उसके अंदर खुद के अंदर तो एनर्जी होनी चाहिए ना, ताकि वो खाना बना सके। तो इसी तरीके से जो प्लांट्स के अंदर इनिशियल एनर्जी जो आती है वो आती है बेटा आपका सन से, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। अब ये जो है सनलाइट, ये लाइट की फॉर्म में होती है, तो इसको कन्वर्ट किया जाता है केमिकल फॉर्म में, और उसके बाद में प्लांट इस केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करता है फोटोसिंथेसिस को पूरा करने में। तो इस तरीके से आपका ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट जो है वो हेल्प करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये होता कहाँ पर है, ये होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में, और क्लोरोप्लास्ट जो है वो होती है आपकी लीव्स में। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसके अंदर, सबसे पहले ऊपर वाली डेफिनेशन में रीड करवा देता हूं। यहां पर मैंने लिख रखा है कि ऑटोट्रॉप्स
टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O यानी कि वाटर एंड कन्वर्ट दैम इनटू ग्लूकोज जो कि एक टाइप का आपका कार्बोहाइड्रेट ही होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। गॉट इट? आप समझ गए होंगे वो 3 लाइन में मैंने क्या लिख रखा है। जस्ट इसमें मैंने ये बता रखा है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इनटेक करते हैं एटमॉस्फेयर से और उसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं आपका फूड की फॉर्म में जिसको ग्लूकोज कहा जाता है। इसके साथ साथ में बेटा 2 चीजें और बनती है, याद रखना। इसके साथ साथ में एक आपका ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट होगी और एक आपका वाटर भी बनेगा। अब यहाँ ये जो पूरी रिएक्शन है ये आपने पढ़ रखी है पहले भी, छोटी क्लासों में आपने ये पढ़ रखी है, तो इसको मैं डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। बाकी एक चीज़ याद रखना कि ये जो ऑक्सीजन बनती है ये आपका एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होता है। इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट फॉर प्लांट। इसको प्लांट के अंदर वेस्ट माना जाता है प्लांट का, जो कि बाहर निकाल दिया जाता है लीफ के स्टोमेटल पोर से। ठीक है, यहाँ पर 2-3 चीज़ें ही हैं इस टॉपिक में याद करने की। सबसे पहले आपको याद करना है कि ये जो पूरी रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको क्लोरोफिल का काम याद रखना है, क्योंकि मेजरली स्टूडेंट्स को छोटी क्लासों में इतना डिटेल में नहीं बताया जाता कि क्लोरोफिल का रोल क्या है। यहाँ पर क्लोरोफिल का रोल होता है आपका मेनली लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ताकि फोटोसिंथेसिस को पूरा किया जा सके। यहाँ पर अगर हम और भी अच्छे तरीके से इस पूरे कंसेप्ट को समझना चाहें तो मैंने लिखे हैं इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम सिक्वेंशली बात करेंगे कि सबसे पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। इस तरीके से ये एनसीईआरटी में भी एज इट इज लिखी हुई है बात। तो देखो, इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में आप तीन टॉपिक में 3 पॉइंट्स में मैंने इसको कवर किया है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा आपका, सबसे पहले प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और ये एब्जॉर्प्शन का काम भी किसका होता है? ये एब्जॉर्प्शन का काम भी ग्रीन कलर्ड पिगमेंट का ही होता है, जिसे हम क्लोरोफिल बोल रहे हैं। तो याद रखना कि लाइट को एब्जॉर्ब करने वाला भी कौन है? क्लोरोफिल ही है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे क्या होगा आपका? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जो कि मैं अभी आपको समझा रहा था कि जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में। साथ ही साथ में और क्या काम होगा? जो वाटर के मॉलिक्यूल प्लांट ने इनटेक किए थे सराउंडिंग से, उस मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर दिया जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के अंदर, सॉरी आपका हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में। और लास्ट में आपका क्या होगा कि ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि प्लांट ने इनटेक किया था, इसको भी फिर स्प्लिट करके इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ये जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल स्प्लिट हुए थे ये ऐड हो जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और फिर वो बन जाएगा आपका ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6। अब यहाँ से आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो कि ये कार्बन का मॉलिक्यूल और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, ये दोनों तो आए हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड से, और ये जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स हैं, सॉरी आपका ये जो हाइड्रोजन के एटम है, ये जो 12 एटम है, ये आपके आए हैं वाटर वाले मॉलिक्यूल से। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाता है और फिर वो बना लेता है आपका एक कंपाउंड जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। along with the formation of glucose, water and oxygen are also produced as a byproduct of photosynthesis। तो ये सारी रिएक्शन थी। ये भी इंपॉर्टेंट मैं मार्क करूंगा, क्योंकि इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, इस तरीके से। एक और चीज जो मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे बतानी चाहिए, हमने ये पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो सराउंडिंग से प्लांट इंटेक करता है, बट करता कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इंटेक करी जाती है सराउंडिंग एयर से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। अब ये स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा क्या है, ये भी मैं नीचे रीड करवा दूंगा आपको पूरा, इसके ऊपर भी मैंने ऐड कर रखा है नोट्स के अंदर काफी सारा कंटेंट। तो स्टोमेटा को हम वहां कर लेंगे कवर कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहाँ से आएगी प्लांट के अंदर? एयर से आएगी वाया स्टोमेटा। और उसके अलावा जो आपका वाटर होगा वो आएगा बेटा आपके सैंड से, सॉइल से, या फिर जिसमें भी वो जो आपका प्लांट प्लांटेड है वहां से। और ये मेजरली इसको लाने का काम करती है हमारी रूट्स। तो 2 चीजें जो हैं, 2 पार्ट्स हैं प्लांट के, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं। कौन कौन से वो 2 चीजें हैं आपका? एक तो है आपका स्टोमेटा। यहाँ से एक बार मैं इरेज करके थोड़ा सा वापस से बता देता हूँ कि 2 प्लांट के पार्ट्स हैं, उनके नाम आपको याद करने हैं फोटोसिंथेसिस में। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो 2 पार्ट हैं आपके। कौन-कौन से 2 पार्ट हैं वो? पहला तो है आपका स्टोमेटा, स्टोमेटा,
और जो दूसरा है वो है आपका रूट्स। और दोनों के फंक्शनिंग याद रखना कि रूट्स और स्टोमेटा करते क्या क्या हैं। स्टोमेटा जो है वो रेस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करवाने के लिए, और जो रूट्स हैं वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं आपका वाटर इनटेक करवाने के लिए। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस के बाद में एक टॉपिक एनसीईआरटी में दे रखा है स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के अंदर। अब इस टॉपिक में आपको ये बताना चाहूँगा मैं कि जो एनसीईआरटी में हमारा पिक्चर दे रखा है लीफ का, वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर है, जो कि मुझे नहीं लगता कि आपसे इतना जल्दी बन जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस जो डायग्राम है ये पिक्चर आप बना करके आ सकते हो, ये भी ठीक रहती है। बाकी आपकी चॉइस है कि आप एनसीईआरटी वाले को फॉलो करोगे या इसको, बट जो नाम है, जो आपके लेबलिंग है वो सेम है, मैंने सेम रखी है ताकि आपको मैं टॉपिक को अच्छे से समझा सकूँ। देखिए यहाँ पर कुछ पार्ट्स हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के अंदर, वो लीफ के जो नाम हैं, ये जो नाम मैंने लिख रखे हैं, ये आपको जस्ट रिमेंबर रखने कि अगर डायग्राम आता है आपको इससे रिलेटेड तो वो आप बना पाओ। सबसे पहले ये जो पार्ट होता है जहाँ से जिस पार्ट से लीफ प्लांट से अटैच होती है, यानी स्टेम से जिस पार्ट से अटैच होती है, उस पार्ट को बोला जाता है बेटा आपका पेटियोल। जस्ट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। इस पार्ट को बोला जाता है आपका, इस पार्ट को बोला जाता है आपका पिटियोल। ठीक है, जिस पिटियोल क्या है, ये वो पार्ट है लीफ का जिससे लीफ स्टेम से अटैच होगी। उसके बाद में ये जो पिटियोल है ये लीफ के अंदर चला जाता है एज अ ब्रांच। तो अब ये देख रहे हो कि ये यहाँ पर एक मेन ब्रांच जा रही है और उसकी फिर सब ब्रांचेस निकली हुई है इस तरीके से साइड साइड में। तो इसमें ये जो मेन ब्रांच होती है लीफ की, इस मेन ब्रांच को बोला जाता है बेटा आपका मिड रिब, जो कि इंपॉर्टेंट है। और जो भी जितना भी आपका जो मटेरियल होता है ट्रांसपोर्ट लीफ से बाहर या लीफ के अंदर, मतलब जो मान लो कि आपके लीफ ने फूड को सिंथेसाइज किया, अब वो सिंथेसाइज फूड जो है वो लीफ के पास में है, बट लीफ को वो फूड पहुंचाना रहता है पूरे प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में। तो ये मिड रिब ही है जिसकी हेल्प से वो सारा के सारा फूड जो है वो पहुंचाया जाएगा आपके पूरे प्लांट के अंदर। ठीक है, तो मिड ड्रिप आपको समझ में आया कि जो पिटियोल है वो आगे चल करके कन्वर्ट हो जाएगा मिड ड्रिप के अंदर, जो कि पूरा सेंट्रल पार्ट होता है लीफ का। उसके बाद में ये जो मेन मिड ड्रिप है, इससे सब ब्रांचेस जो है वो निकल जाती है। जो मेन ब्रांच है उससे सब ब्रांचेस निकल जाती है। इन सब ब्रांचेस को बोला जाता है बेटा आपका वेन्स। ठीक है, और उसके बाद में ये जो आप ग्रीन कलर का जितना भी पार्ट देखते हो, जिसके अंदर आपका मिड रिब और वेन होती है, ये जो ग्रीन कलर का जितना भी पार्ट आपका होता है, इसको बोला जाता है आपका लैमिना। ये लैमिना है। और इसके अलावा ये जो आपकी बाउंड्री होती है लीफ की, इस बाउंड्री को बोला जाता है आपका मार्जिन। और ये जो टिप होती है लीफ की, उसको सिंपली टिप बोला जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाम, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर साइंटिफिकली आप पूछोगे तो मिड रिब आपको जरूर याद रखना है, वेन आपको जरूर याद रखना है, लैमिना आपको याद रखना है, और पिटियोला आपको याद रखना है। ये चार नाम आपको याद रखने ही रखने। ठीक है, तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के बारे में। इसके बाद में अगर मैं थोड़ा-सा इनके ऊपर और ज़्यादा बात करूँ, तो ये जो मैंने नाम आपको बताए, ये सारे के सारे एक्सटर्नल पार्ट ऑफ लीफ है। ठीक है? ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ है, जिसमें मैंने आपको पिटियोल बताया, जो कि होता है स्टॉक ऑफ लीफ। इसके बाद में मैंने लैमिना बताया, ये आपका फ्लैट पोर्शन होता है, एक्सपेंडेड रहता है पूरी लीफ के अंदर। इसके बाद में मिड रिब हमने पढ़ा था। मिड रिब का मतलब होता है मिड लाइन व्हिच डिवाइड्स द लीफ इनटू 2 हाफ्स। और लगभग हर लीफ का पैटर्न यही होता है कि मिड रिब उसको 2 हाफ्स में डिवाइड करती है। और उसके बाद में हमने सब ब्रांच के तौर पर हमने पढ़ा था वेन्स को, जो कि क्या करती है, सप्लाई वाटर थ्रू आउट द सर्फेस ऑफ द लीफ। नॉट ओनली वाटर, अदर मटेरियल भी वेन्स और मिड रिब से ही ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। ये तो सारे के सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स थी, एक्सटर्नल पार्ट थे। फिर कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी आपको याद रखनी है लीफ की। इसमें आपको दो नाम याद रखने हैं जस्ट। फर्स्ट आता है आपका अपर एपिडर्मिस। अपर एपिडर्मिस, देखो ये जो एपिडर्मिस वर्ड है ये हमने पहले भी पढ़ा है 9th क्लास में टिश्यू के चैप्टर में। एपिडर्मिस का जस्ट सिंपल मीनिंग होता है आउटर कवरिंग। ठीक है, इसको आप ये मान सकते हो कि कवरिंग होती है ये आपका आउटर कवरिंग, और लेयर बोल सकते हो। अगर मैं ह्यूमन बॉडी के अंदर एग्जांपल दे करके समझाऊं, तो ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो पूरी की पूरी स्किन लगी है हमारी, वो एज अ एपिडर्मिस ही वर्क कर रही है। तो वैसे ही लीफ जो होती है, इस लीफ के ऊपर भी एक पूरी की पूरी कवरिंग होती है। इस कवरिंग को दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया जाता है, एक लीफ के ऊपर वाली साइड की कवरिंग और एक लीफ के नीचे वाली साइड की कवरिंग। तो ऊपर वाली साइड की जो कवरिंग होती है उसको बोला जाता है आपका अपर एपिडर्मिस, और जो नीचे वाली साइड की कवरिंग होती है उसको बोला जाता है आपका लोअर एपिडर्मिस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इन एपिडर्मिसेस के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती है। जो हमारा
अपर एपिडर्मिस है उसके अंदर एक वैक्सी लेयर पाई जाती है जिसको बोलते हैं हम क्यूटिकाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि ये क्या करती है, ये आपका एक्सेसिव हीट के दौरान वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, जो कि ट्रांसपिरेशन से होता है। जितना भी ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होता है उसको रोकती है, उसको प्रिवेंट करती है एक वैक्सी लेयर जो कि अपर एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है, जिसको बोला जाता है आपका क्यूटिकाइल। बात करें अगर लोअर एपिडर्मिस की, तो ये आपका वो पोर्शन है लीफ का जहां पर स्टोमेटल पोर्स होते हैं, स्टोमेटा जहां पर प्रेजेंट होता है। तो याद रखना कि ऊपर वाली साइड में नहीं होते हैं स्टोमेटा, लीफ के जो नीचे वाली कवरिंग होती है, नीचे वाली जो साइड होती है, वहां लगे हुए रहते हैं आपके स्टोमेटा। और स्टोमेटा क्यों खास है, क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं इस टॉपिक में आपको बताऊंगा। जस्ट अभी ऊपर मैंने बताया भी था कि जो CO2 इनटेक करेगा प्लांट एज रॉ मटेरियल, वो स्टोमेटा के थ्रू ही होगा, है ना। ये इंपॉर्टेंस इसकी है। और भी इसकी इंपॉर्टेंस है जो अब मैं आपको करवाने वाला हूं इस टॉपिक से।